हेलो। ओके, आप मेरे को ना लिंक भेजना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। So, hello everyone. I am Priyanka Randhir, the Mastermind Faculty in Nursing Next Life. And today for Plan MSc, I am here with test and discussion session number 3. So, I hope the students are joining now. I'll wait for 1 or 2 minutes. Okay. Yes, I can see some of the students have joined. Okay, I'm able to see Raju. Yes, very good afternoon. Okay, so 10 students have joined. Let us start the session. I hope the time was conveyed to you कि आज का सेशन जो है वो 12 बजे होगा, because most of the time the students don't know. So इसीलिए मे बी आप लाइव सेशन ज्यादा ज्वाइन नहीं कर पाते हो. एंड लास्ट सेशन में भी मैंने आपको यही बोला था कि प्लीज ज्वाइन द सेशन टाइमली, ताकि आपका कुछ भी मिस मत हो. ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि सेशन जो है टाइमली ज्वाइन कर लीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. आज भी हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड इट विल बी लाइक अ डिस्कशन सेशन. आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे आंसर्स एंड जहां डाउट होगा वी विल क्लैरिफाई. ओके, चलिए. So let's move on to our first question. Okay. So the first question for today is, which of the following is not true? So as I always say, focus on the particular words. Not true का मतलब है कि आपको गलत या फिर false statement ढूंढनी है नीचे वालों में से. ठीक है, और किसके बारे में पूछा है? They have asked about pure experimental research, right? So लास्ट सेशन में मुझे बहुत स्टूडेंट्स ने बोला था कि मतलब जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चन ज्यादा इंक्लूड कीजिए. सो आई हैव इंक्लूडेड, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू इंक्लूड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो भी साथ साथ क्लियर होते हैं. राइट, सो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है रिगार्डिंग प्योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. यस, I'm waiting for your replies. I'm able to see your chats now. So, which is the correct answer? I can see 13 students are online. Please try to participate. जितना ज़्यादा आप participate करेंगे, please take a guess. अगर नहीं होगा, then I'll explain it to you. ठीक है? तो बताइए जल्दी से कि कौन सा इसमें से false statement है. And please let me know, is my screen visible or not? आपको questions दिख रहे हैं, ताकि ये ना हो कि मैं आगे बढ़ा दूं and the questions are not visible to you. Okay, Himanshu has written D. Okay. Anyone else who want to try? Anyone else who want to try? Himanshu has written D. Very good. Okay. Yes, the correct answer is D. Why it is D?
बिकॉज जब आप प्योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं, देयर शुड बी रेंडमाइजेशन, देयर शुड बी रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन क्यों करते हैं? ताकि बायसनेस ना हो, पार्शियलिटी ना हो, ठीक है। रेंडम मीन्स आपको किसी के बारे में कुछ नहीं पता है, एंड यू आर जस्ट पिकिंग द सैंपल्स विदाउट नोइंग अबाउट देम। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होनी चाहिए। सो अगर हम केयरफुली सिलेक्ट कर रहे हैं, मीन्स हम सोच समझ के सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना। लेट सपोज आपने नॉलेज असेस करनी है अबाउट कोविड, किसी एक स्कूल ग्रुप की, ठीक है, किसी एक क्लास की, लेट सपोज क्लास 6 और क्लास 7 आप एक स्टडी कर रहे हो, तो आपने अगर केयरफुल सिलेक्शन की है, दैट मीन्स आपने ध्यान रखा है कौन से बच्चे इंटेलिजेंट हैं, कौन से आंसर सही दे सकते हैं, ताकि आपके रिजल्ट अच्छे आए। तो फिर तो बायसनेस हो जाएगी ना, दैट विल बी प्योर पार्शियलिटी। इसीलिए हम इसको प्योर एक्सपेरिमेंट में कंसिडर नहीं करेंगे। So randomization, and in experimental group there is a control group and there is manipulation, manipulation, right? Means आप कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, ताकि आप उसका इफेक्ट देख सको। सो तीन ये चीजें आपने याद रखनी है ओवरऑल फॉर द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, this is from nursing education. Diorama refers to. Diorama refers to. क्या होता है ये? Is it a 3D arrangement? It is a 2D arrangement. Role play है या molded images है? So write your answers in the comment section. What is diorama? What is diorama? I hope आपने ये सुना होगा in nursing education. It's a method of like it's an AV aid actually. तो ये कौन सा AV aid है? जल्दी से बताइए कौन सा AV aid है? I'm not able to see your answers. जल्दी लिखिए. Please participate and write your answers. Is it A, B, C or D? कौन सा है? जल्दी से बताइए. Yes, the correct answer is nothing but A. ये 3D अरेंजमेंट होता है. एक 3D अरेंजमेंट किसी भी कंसेप्ट का, मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा देती हूँ. 3D अरेंजमेंट, जब आप एक 3D वे में किसी को अरेंज करते हो, देन इट इज अ डायोरामा. वेरी गुड हिमांशु, देवस्मिता, नाइस आंसर्स. Okay, moving on to the next question. By which process glucose that is taken by the bacterial cell is made to stay within the cell? ग्लूकोज जो बैक्टीरियल सेल लेते हैं, वो ग्लूकोज अंदर ही कैसे रह जाता है, बाहर क्यों नहीं निकल पाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, राइट. सो योर ऑप्शंस आर अटैचिंग टू द मेम्ब्रेन, इमीडिएट यूटिलाइजेशन, फॉस्फोराइलेशन या कन्वर्जन टू फ्रक्टोज. तो जल्दी से बताइए विच इज द करेक्ट आंसर. मोस्ट ऑफ यू नो इट बिकॉज इट इज वेरी इजी. आपने ये बायोकेम में भी पढ़ा होगा, माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ा होगा. सो इन दिस केस द करेक्ट आंसर इज नथिंग बट यस ऑप्शन सी, दैट इज फॉस्फोराइलेशन. अब फॉस्फोराइलेशन को सिंपल वर्ड्स में इफ आई वांट टू एक्सप्लेन, देन इसमें क्या होता है कि जो एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज करता है, उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है, ठीक है. तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो ग्लूकोज है उसको अंदर ही प्रिजर्व करके रखता है. सो फॉस्फोराइलेशन इज द करेक्ट आंसर. फाइन. ओके, जो ग्लूकोज बैक्टीरियल सेल के अंदर जो ग्लूकोज जाती है, वो ना ही तो मेम्ब्रेन से अटैच होती है, बिल्कुल नहीं होती है. इमीडिएटली भी उसको यूटिलाइज सेल नहीं कर सकता है, और ना ही एकदम से वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो सकती है. सो द बेस्ट आंसर हियर इट इज फॉस्फोराइलेशन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल.
मुझे आई थिंक आज आपके क्वेश्चंस थोड़े से आपके जो कमेंट्स हैं मुझे लेट मिल रहे हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आई सी अगर मे बी देयर इज सम नेटवर्क और अदर प्रॉब्लम्स एट योर साइड, एक बार जरूर चेक कीजिए क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स बहुत लेट मिल रहे हैं। नाउ अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का माइनर सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, which of the following statement is again not true, means it is false। किसके बारे में? सोशियोमेट्री के बारे में, सोशियोमेट्री के बारे में। सो मैं यहाँ पे पहले डिस्प्ले हो चुका है कि सोशियोमेट्री जो है इट इज not a non-mathematical study, it is rather mathematical study। मीन्स इसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं बहुत ध्यान से पूरे जो ग्रुप में। सोशियोमेट्री होती क्या है कि अगर ग्रुप में हो, आप एक सोशल ग्रुप में हो, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आप कैसे इंटरैक्ट कर रहे हो, आपके रिलेशंस लोगों के साथ कैसे हैं। सो ये हम कैलकुलेटिव वे में कर सकते हैं, राइट। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। सो इसको हम नॉन मैथमेटिकल नहीं कहते हैं, वी कॉल इट एज मैथमेटिकल, क्योंकि हम इसे मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, राइट। Now, let me read the other options. Sociometry is based on the fact that people make choices in interpersonal relationships. So, एक ग्रुप है, उनको आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। सो ग्रुप में क्या है, जो सोशल ग्रुप है उसमें आप देखोगे कि कुछ लोगों को कुछ लोग पसंद नहीं है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसे दूसरे के साथ रहना ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू एनी तीसरा बंदा, ठीक है। सो ए बी सी ग्रुप मेंबर्स हैं, ए को बी के साथ रहना पसंद है लेकिन ही और शी डजंट लाइक सी। सो चॉइसेस हमारे जो हैं हम स्टडी करते हैं सोशियोमेट्री में कि कैसे लोग चॉइसेस करते हैं। दैट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी एनी अपीलिंग करेक्टर, कोई देखकर कोई फिजिकल करेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो, कोई नेचर गुड बिहेवियर अच्छा लगा हो, या आपकी और सामने वाले पर्सन की कंपैटिबिलिटी हो कि आप काफी चीजें, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स सिमिलर है, राइट। सो उस केस में भी हम सोशियोमेट्री से ये स्टडी करते हैं। सेकंड इज सोशियोमेट्री इज अ मेथोडोलॉजी ऑफ ट्रैकिंग एनर्जी वेक्टर्स। यस, नाउ व्हाट आर एनर्जी वेक्टर्स? एनर्जी वेक्टर्स क्या है कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो ग्रुप में आप एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हो वो किस डायरेक्शन में जा रही है। वेक्टर्स आर वेक्टर्स यूजुअली टेल अस द डायरेक्शन, पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस तरफ जा रही है एनर्जी, किस तरफ आप मूव कर रहे हो व्हेन यू आर इंटरैक्टिंग विद समवन। सो ये भी हमें सोशियोमेट्री से पता चल जाता है। मैथमेटिकल है ये ऑलरेडी, एंड इट इज अ पावरफुल टूल फॉर रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट। Why it is a powerful tool? देखो, सोशियोमेट्री में हमने क्या किया है, सोशियोमेट्री में हम देख रहे हैं कि लोग इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं, वो पॉजिटिवली नेगेटिवली कैसे अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में उनकी बात जा रही है, लड़ाई की तरफ जा रही है या फ्रेंडशिप की तरफ जा रही है, ठीक है। हम उसे एनालाइज कर रहे हैं मैथमेटिकली। सो इन सब से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि ग्रुप में प्रॉब्लम कहाँ है। तो अगर प्रॉब्लम का पता चल जाएगा तो उसका सोल्यूशन ढूंढना इजियर है, राइट, एज कंपेयर टू कि अगर हम सोशियोमेट्री नहीं करते हैं तो लड़ाइयां और बढ़ेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग और होगी, इजंट इट। सो सोशियोमेट्री में हम असेस कर लेते हैं कैसा बिहेवियर है लोगों का, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों उनकी आपस में नहीं बन रही, क्यों लड़ाइयां हो रही हैं। सो इट इज अ पावरफुल टूल फॉर रिड्यूसिंग दोस कॉन्फ्लिक्ट्स और इंप्रूव करता है कम्युनिकेशन को। इज दैट क्लियर? समझ आ गया व्हाट इज सोशियोमेट्री? इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, नहीं तो कल हमारा लाइव डाउट सेशन भी है, उसमें आप पूछ सकते हैं। एंड आई विल अप्रिशिएट कि आज मुझे आप अपनी क्वेरीज जो है गूगल फॉर्म के थ्रू भेज दीजिए, सो दैट आई कैन हैव अ लुक कि आपको किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेरीज है, वी कैन डिस्कस इट टुमारो, ठीक है। सो कोशिश कीजिए जिस भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेरी है, गूगल शीट अपनी आरएम से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि कैसे क्वेरी डालनी है। डू राइट देयर, दिस इज फॉर प्लान एमएससी, ये जरूर लिखना है।
आप मेरा नाम लिख दो या प्लान एमएससी लिख दो, एनीथिंग यू कैन राइट, ताकि वो डायरेक्टली मेरे तक क्वेरीज आ जाए, राइट। सो कल हम अच्छे से वो डिस्कस कर पाएंगे। सो कुछ भी है, राइट द क्वेरी टुडे इटसेल्फ, नहीं तो कल कल भी पूछ सकते हो, बट आई विल कम विद अ बेटर आंसर अगर आप मुझे आज बताओगे, सो दैट आई कैन कलेक्ट सम फैक्ट्स आल्सो रिलेटेड टू दोस क्वेरीज। ठीक है, कल ऑन द स्पॉट तो मैं बता ही दूंगी, बट स्टिल बहुत अच्छे से विद फैक्ट्स अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेरी आंसर हो, प्लीज ड्रॉप योर क्वेरीज टुडे इटसेल्फ, राइट। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, for a 3-month-old infant, okay, we are talking about a 3-month-old infant who has just undergone a cleft lip repair. Cleft lip पता ही होगा आपको कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, फॉलिक सॉरी नॉट अ न्यूरो ट्यूबुलर डिफेक्ट, दैट इज स्पाइना बाइफिडा एंड ऑल। लेफ्ट लिप एंड लेफ्ट पैलेट कब होता है, जब प्री नेटल पीरियड होता है, जब बच्चा जो है फीटल फॉर्म में होता है और उसकी ये जो बोन्स, ये वाली जो पैलेट है वो जुड़ नहीं पाता है। हो सकता है हार्ड पैलेट भी इन्वॉल्व हो सकता है लिप्स भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। सो नॉट अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। क्लेफ्ट लिप में क्या होता है कि ये वाला पार्ट जो हमारा यहाँ पे सभी के क्लीवेज दिखते हैं ना, ये ज्वाइन होता है, तो ये अगर फीटल लाइफ में ज्वाइन नहीं हुआ है देन इट इज क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप कब कहेंगे, अगर सिर्फ लिप वाला पार्ट ज्वाइन नहीं हुआ है, ये पीछे तक एक ही ज्वाइन होता है, ठीक है। सो अगर अंदर से हार्ड पैलेट आप कभी देखोगे उसमें भी एक लाइन दिखती है आपको, दैट इज अ ज्वाइनिंग पॉइंट। सो हार्ड पैलेट भी अगर नहीं होता है then we call it as cleft palate, ठीक है। So cleft lip and cleft palate, right? Okay. Google, yes, MSc टारगेट हाई की अलग से एक बुक है, MSc टारगेट हाई, उसको आप रेफर कर सकते हैं। एंड यस, एमएससी में मोस्टली सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, बट यू नेवर नो कि कब जो एग्जामिनर्स हैं उनका मूड चेंज हो जाए। सो वी शुड डिस्कस ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन ताकि आपकी प्रिपरेशन हर तरह से रहे। ओके प्रतिभा, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके चलो, नाउ 3 मंथ ओल्ड है, लेफ्ट लिप का रिपेयर कर दिया गया है, 1 साल के अंदर अंदर कर देना चाहिए। और अच्छा, टेल मी वन थिंग, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्लेफ्ट लिप जिनका है उनको कैसे फीड कराते हैं, हाउ आर दे, the children or the infants are about how they are feeded or how the milk is given to them, कैसे देते हैं, who is going to tell me? क्लेफ्ट लिप है, yes Pandita, will come to the correct answer also, but tell me कि क्लेफ्ट लिप वालों को फीड कैसे कराते हैं, दूध कैसे पिलाते हैं, बच्चे को भूखा तो नहीं रख सकते ना। फर्स्ट टेल मी कि दूध कैसे पिलाते हैं, एक टेक्निक है जिसके थ्रू पिलाते हैं, कैसे पिलाते हैं जल्दी से बताइए। आज मैंने मोस्टली आपके पास ना वो वाले क्वेश्चन लिखे हैं जिसमें की टर्म्स है अलग अलग, उल्टा पूछा है, अब इसमें भी अवॉइडेड पूछा है, क्या चीज हमें नहीं करनी है, राइट। सो ये क्वेश्चन में जरूर ध्यान रखना है कौन सी चीजें हमें करनी है और कौन सी हमें नहीं करनी है। ओके चलो, सो बताइए ध्रुवल, you are telling this treatment option, I am asking about the feeding option। नो साइनी, स्पून फीड नहीं करा सकते हम ऐसे बच्चों में, वी कांट गिव थ्रू स्पून, बाहर आ जाता है क्योंकि ये तो खुला है ना, ये खुला है। सो देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फीड विच इज गिवन टू सच इन्फेंट, किसे नाम पता है, और अदरवाइज आई टेल यू द नेम। यस बताइए जल्दी से, किसे पता है। आपने कभी वर्ड सुना पैलेडाई फीडिंग, पैलेडाई,
पैलेडाइल फीडिंग। कुछ आपको अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है वैसे मेरी, बट हाँ, कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से ना एक कप शेप होती है, जिसका ना आगे से बहुत बड़ा स्पाउट होता है, वो जो निकला ऐसे मुंह निकला होता है बाहर की तरफ, जैसे चिराग का होता है ना, चिराग देखा है ना। सो वैसा होता है कि आगे से थोड़ा सा वो बाहर को निकला होता है। सो इससे क्या होता है कि बच्चे के मुंह में, जब चाहे क्लेफ्ट लिप है, पैलेट है, बच्चे के मुंह में पीछे तक डायरेक्टली जो मिल्क है वो जा सकता है। आप इसे, आपकी बुक्स में जरूर पैलेडाइ फीडिंग का लिखा होगा, डू चेक इट आउट। ठीक है, सो पैलेडाइ फीडिंग देते हैं इन केस ऑफ क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। चलो, नाउ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ऐसे बच्चे में हमें क्या अवॉइड करना है? ऐसे बच्चे में हमें पैसिफायर्स, पता है पैसिफायर्स क्या होते हैं? छोटे से निप्पल टाइप होते हैं, ताकि बच्चा रोए ना। जब बहुत फसिंग हो रहा है, मतलब बहुत रो रहा है, इरिटेट हो रहा है, उसके मुंह में निप्पल डाल देते हैं ताकि वो सक करता रहे, क्योंकि ओरल स्टेज चल रही है ना बच्चों की, तो उन्हें सकिंग में सेटिस्फेक्शन मिलती है। राइट। सो सो क्या है कि जब वो बच्चा सक करेगा, क्या होगा? अगर इन्होंने बोला कि अभी अभी क्लेफ्ट लिप रिपेयर हुआ है, तो वो टांके खुल जाएंगे ना, स्यूचर्स खुल जाएंगे, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है। सो रिपेयर के बाद नेवर गिव अ पैसिफायर। चाहे बच्चा रो भी रहा है, डोंट गिव अ पैसिफायर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ बाकी ऑप्शंस एक बार अगर हम चेक करें, तो एल्बो रिस्ट्रेन, यस। अगर कोई बच्चे के पास नहीं है तो एल्बो थोड़ी देर के लिए थोड़ा लूजली रिस्ट्रेन कर दो, या पैडिंग लगा दो, बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे उस रिस्ट्रेन से। बट यस, अगर आप एल्बो रिस्ट्रेन कर दोगे तो बच्चा बार बार अपने मुंह में हाथ नहीं डालेगा। ओरल स्टेज है, बच्चे ने हर चीज मुंह में ही डालनी है ना। तो बच्चा हाथ नहीं मुंह तक पहुंचा पाएगा, अगर आप उसे एल्बो स्ट्रेन करके आप जाना चाहते हो, बच्चे के पास कोई नहीं है। देन अवॉइड प्लेसिंग द इन्फेंट इन अ प्रोन पोजीशन, दैट इज आल्सो करेक्ट। अगर बच्चे को ऐसे उल्टा डालना हुआ है ना, देख, प्रोन पोजीशन पे बच्चा उल्टा है, यहाँ वाले, ये वाले पार्ट पे क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा। फिर प्रेशर क्या कर देगा? टांकों पे जोर डालेगा, स्टिचेस खुल सकते हैं। ठीक है, देन क्लीन द suture लाइन आफ्टर फीडिंग। द इनफेंट हमने क्लीन भी नहीं, जो क्लीन जो है वो हम करते हैं, क्यों? इन्फेक्शन नहीं होगा, बट बहुत ध्यान से क्लीन करना पड़ता है। ये ना हो कि हमारे क्लीन करने की वजह से इन्फेक्शन हो जाए। सो यू हैव टू टीच द पेरेंट्स कि आपको कैसे सिंगल स्ट्रोक्स में क्लीन करना है, ताकि कंटामिनेशन ना हो जाए। ठीक है, ओके। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चले आगे। आज ज्यादा एक्टिवली नहीं कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, वाई? 12 बजे नींद आनी शुरू हो रही है क्या? चलिए, एनी हाउ, नाउ प्लीज पार्टिसिपेट। ओके, मजा नहीं आता, फिर मैं भी बोर हो जाऊंगी कि मैं अपने से बातें कर रही हूँ, कोई मुझे आगे फिर जवाब नहीं दे रहा है। सो प्लीज मुझे भी बोर मत करना। Do take participation in discussion. चलिए, which of the following conditions is aggravated? Increased, aggravated means और ज्यादा severe हो जाती है, increased severity. ठीक है, okay. By the use of combined oral contraceptives. OCPs पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में। ठीक है, सो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर लेते हैं, कंबाइंड मीन्स कि दो हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होगा, तो कौन सी कंडीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी? यस, यस, आई थिंक ये मैंने लास्ट उसमें भी बताया होगा। सो इट इज सर्वाइकल एक्टोपी। ठीक है, जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड किया है ना, उन्हें याद है। ओके, देन pincer grasp develops at the age of, cervical ectopic में दोबारा नहीं बता रही हूँ, इट्स लाइक एंडोमेट्रियोसिस ओनली, थोड़ा बहुत बताती हूँ कि सर्विक्स का टिश्यू कहीं और होता है। ठीक है, चलो, एंड इट इंक्रीजेस बाय, इट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस ओनली। नाउ पिंसर ग्रास डेवलप्स एट द एज ऑफ, ये भी मैंने थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लास्ट टाइम पूछा था, अब मैंने सिंपल आपको पिंसर ग्रास पे पूछा है। नाउ सी, वी हैव टू टाइप्स ऑफ पिंसर ग्रास। कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए, कौन से दो टाइप के पिंसर ग्रास होते हैं?
Yes, very good. We have mature and we have immature. अब मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा क्यों लिया है, अ सिमिलर क्वेश्चन, आपको ये बताने के लिए कि अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि मेच्योर है या इमेच्योर है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम मेच्योर का ही आंसर दें, ठीक है। यूजुअली वो एडवांस वाले पूछेंगे। सो अगर मेंशन नहीं है कि मेच्योर है या इमेच्योर है, गो फॉर द मेच्योर वन, ठीक है। चलिए, यस अनामिका, वेरी गुड। देवस्मिता, yes, you are right. Dhruval. Okay, Dhruval says 5 to 6 months bilateral grasp. Okay, very good, very good. You know everything. That's great. Okay, चलिए. So mature की अगर हम बात करें, 11 to 12 months will be the correct answer. अगर हम immature की बात करते हैं, तो immature आता है 9 to 10 months में, ठीक है। ये अलग अलग दिया होगा अलग अलग बुक्स में, बट एवरेज इज 9 to 10 months, ठीक है। और जो पाल्मर ग्रास्प है, पिंसर है कि आप फिंगर से पकड़ सको ना, फिंगर एंड थंब। पाल्मर इज कि पूरे पाम से, देखो जैसे मैंने पूरे पाम से पकड़ा है, ठीक है। पिंसर इज कि सिर्फ फिंगर से, थंब एंड फिंगर। आई होप इट इज विजिबल, थंब एंड फिंगर, ये थंब एंड फिंगर है, दिस इज पाल्मर, ठीक है, दिस इज पाल्मर। सो पाल्मर ग्रास्प की अगर हम बात करें और यूनिडेक्स्ट्रोस रीच की बात करें, दैट इज बाय 6 months, दैट इज बाय 6 months। सो पाल्मर पूरे पाम से बच्चा पकड़ेगा एंड यूनिडेक्स्ट्रोस मींस एक हाथ से पकड़ेगा, राइट। सो ये वाली अप्रोचेस आपको याद रखनी है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एप्रोप्रिएट, द मोस्ट एप्रोप्रिएट, सबसे बेस्ट कौन सा आंसर? Contraceptive during the first 6 months of lactating period. Lactating का क्या मतलब है? That mother is breastfeeding. That mother is breastfeeding. So breastfeeding के टाइम पे कौन सा इनमें से जो contraceptive है, that is going to be the most appropriate. सबसे सही कौन सा रहने वाला है, right? चलिए नेक्स्ट, बताइए बताइए जल्दी से, मुझे आंसर्स भी मिले हैं। यस यस, कौन सा सबसे अच्छा है? विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रासेप्टिव अगर मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है? स्पंदिता हैज गिवन ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट। देवस्मिता, जानवी, वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, IUCD, which is intrauterine contraceptive device, right? Why it is most appropriate? क्योंकि ये lactation के साथ इंटरफेयर नहीं करता, दैट इज द ओनली रीजन कि मदर की लेक्टेशन के साथ इसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अगर कोई और लोग हैं वो इंटरफेयर करेगा लेक्टेशन के साथ, जैसे ओसीपीज कर सकते हैं। रिदम मेथड रिलायबल नहीं रहता है, नॉन रिलायबल होगा। क्यों? क्योंकि अभी जो पीरियड्स है, जो साइकिल है, वो अभी तक रीगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं हुई होती है, राइट। सो रिदम मेथड काम नहीं आएगा, वो तब आता है जब आपकी स्टेबल मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही हो। एंड पैसरीज आर आल्सो गोइंग टू बी ऑफ नो यूज, नहीं काम आएंगी पैसरीज, क्योंकि ये और ज्यादा डिस्कम्फर्ट करती है, राइट। सो मदर जो है उसे इवन ब्रेस्ट फीडिंग में भी प्रॉब्लम आने लगी। ओके, IUCDs are not known as emergency contraceptives, but yes, it can be used as an emergency contraceptive, ठीक है। आइडली हम सिर्फ ये नहीं कहते कि IUCD is an emergency contraceptive, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नाउ एक और क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में से आपसे पूछने वाली हूँ, सो गेट रेडी। A neuromuscular blocking agent is administered to a client before ECT. The nurse should carefully observe the client for, ठीक है। सो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, तो सबसे पहले मुझे ECT में नाम बताओ। वेरी गुड क्वेश्चन, इसी में से निकल गया। उस न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का नाम क्या है? फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। उस न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का नाम क्या है
जो हम ECT से पहले देते हैं। यस, वेरी गुड, जल्दी से बताओ। आई एम नॉट आस्किंग द करेक्ट आंसर, जस्ट टेल मी द नेम ऑफ दैट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। Everyone is giving the answer correct, but I am asking which neuromuscular blocking agent is given. Just give me the name. Excellent. Mukesh has given the correct answer. It is succinylcholine. ठीक है, succinylcholine. Succinylcholine. ठीक है, so very good question. आपको पूछा भी जा सकता है कौन सा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट हम देते हैं, दैट इज सक्सिनाइलकोलिन। सो सक्सिनाइलकोलिन क्या करता है, नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम दोनों पे एक्ट करता है, इजंट इट? सो ये क्या करेगा, जो नर्वस सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम को चला रहा है हमारे, ये उसको भी उसके मसल्स को सिग्नल करेगा कि आप कंट्रैक्ट मत हो, मतलब आप जो है मसल रिलैक्स हो जाए, राइट, ज्यादा रिलैक्स हो जाए। सो क्या होगा उससे, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी पेशेंट को। सो हमने ये देखना है कि पेशेंट एपनिया में ना चला जाए, राइट। सो करेक्ट आंसर विल बी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज, क्योंकि ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो है सीधा रेस्पिरेटरी फंक्शन को इफेक्ट करता है। ठीक है, वेरी गुड ध्रुवल, आपने डोज भी बता दिए, 1 mg/kg। गुड, चलो, राइट। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, a morning sample of urine is best to test pregnancy. Why? Very easy question, very direct question. I think ये सबको आता होगा। क्यों मॉर्निंग सैंपल ही लेते हैं किसी भी चीज के लिए, नॉट ओनली फॉर प्रेगनेंसी। आपने कोई भी क्रेटिनिन वैल्यूज भी करनी है, इट इज प्रेफर्ड कि मॉर्निंग सैंपल दो। आपने कोई CV नैट का टेस्ट करना है, फॉर दैट ऑल्सो मॉर्निंग सैंपल इज प्रेफर्ड। व्हाई? Yes, tell me why. Yes. So कई बार कहते हैं ना कि जब आपने यूरिन सैंपल पेशेंट का लेना है तो उसे बोलो कि फर्स्ट यूरिन सैंपल दे, मिड स्ट्रीम हो लेकिन फर्स्ट वाला हो। व्हाई? यस, द रीजन इज सेम फॉर एवरीवन, कि पूरी रात जो है जो HCG के लेवल इन दिस केस वो इंक्रीज होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, एंड इट इज हाईएस्ट इन अर्ली मॉर्निंग, राइट। सो रिजल्ट्स जो है वो ज्यादा एक्यूरेट आएंगे। सो पूरी रात जो रेस्टिंग पीरियड मिला है उसमें वो इंक्रीज होते रहे, एंड सुबह जब टेस्ट होगा फर्स्ट यूरिन पास होगा उसमें वो मैक्सिमम अमाउंट में होगा, राइट। सो कोई भी क्वेश्चन आएगी फर्स्ट यूरिन, फर्स्ट सैंपल किसी भी चीज का क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट इज बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग विच वी वांट टू टेस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। After a thoracentesis, observe the client for. Now first tell me what is thoracentesis? किसे कहते हैं? एक पैरासेंटेसिस होती है, एक थोरासेंटेसिस होती है, क्या डिफरेंस है दोनों में? What is the difference between paracentesis and thoracentesis? कौन बताएगा? Let's see कौन सबसे पहले आंसर करता है। I'm waiting for your replies. Difference between paracentesis and thoracentesis, क्या डिफरेंस है? I'm not asking about the correct answer. Please tell me the difference between paracentesis and thoracentesis. Paracentesis and thora. नाम से वैसे पता चल रहा है, but still I want to check whether you know it or not. Paracentesis and thoracentesis. जल्दी से बताइए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? पैरा क्या होता है, थोरा क्या होता है? वेरी गुड स्पंदिता, द रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल कैविटी और द thoracic cavity वी कैन से। ठीक है, प्लूरल भी कह सकते हैं या thoracic, दैट इज thoracentesis। पैरासेंटेसिस हम पेरिटोनियम में से निकालते हैं।
ठीक है, पैराटोनियम में से फ्लूइड निकालते हैं, दैट इज पैरासिंथेसिस। ठीक है, सो दिस यू शुड नो। यस, वेरी गुड स्पंदिता, वेरी नाइस। सो पैरासिंथेसिस हम असाइटस हो गया, लिवर डिजीज है कोई, उससे पानी भरना शुरू हो गया पेट में, राइट, उस केस में करते हैं। थोरासेंटेसिस हम करते हैं जैसे कि अगर लंग्स की जो प्लूरल कैविटी है उसमें किसी वजह से फ्लूइड भर गया, राइट। ओके, नाउ अब हमने क्लाइंट को किस चीज के लिए ऑब्जर्व करना है? वी हैव टू ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट। D is the correct answer. D is the correct answer. Decreased respiratory rate. क्यों? Because when we do thoracentesis, risk क्या है? हमने इंट्रोड्यूस की है नीडल, isn't it? हम प्लूरल कैविटी में नीडल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड प्लूरल स्पेस में स्पेसिफिकली, एंड ये स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स कर सकता है, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। हमने नीडल इंसर्ट किया ना, उससे एयर भी जा सकती है ना अंदर, सो एकदम इमीडिएट न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, जिससे कि जो रेस्पिरेटरी रेट है वो डिक्रीज होने लगेगा इंस्टेंटली। सो आपने ध्यान देना है कि रेस्पिरेटरी रेट नहीं डिक्रीज हो अगर आप थोरासेंटेसिस कर रहे हो। अगर ऐसा होता है, स्टॉप द प्रोसीजर इमीडिएटली, राइट। यस, इन्हें हम प्लूरल टैपिंग एंड एब्डोमिनल टैपिंग भी कहते हैं। थैंक यू अनामिका। यस, वेरी गुड। चलो, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which position should be given to an infant with TET spells? So TET spells क्या होते हैं कि बच्चा नीला पड़ जाता है, राइट। पिछली क्लास में मैंने आपको TOF बताया था, दैट इज टेट्रोलॉजी ऑफ फैलन, राइट। उसमें 4 कंडीशंस होती हैं जो मैंने आपको बोला था कि प्रूफ से आप याद रख सकते हो। उसमें क्या होता है, बच्चे को ऑक्सीजन नहीं पहुंच, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नहीं जा पा रहा है, एंड बच्चा नीला पड़ रहा है, साइनोटिक हो रहा है। सो ऐसे बच्चे को हम कौन सी पोजीशन अगर देंगे कि उसकी साइनोसिस रिलीव हो जाए? सो जल्दी से बताइए, ऐसे बच्चे को हम कौन सी पोजीशन देंगे? एक स्पेसिफिक नाम है पोजीशन का, जिससे कि उसकी जो ये टेट स्पेल आया है, उसको साइनोटिक हुआ, नीला पड़ा है, वो दोबारा पिंक हो जाए बच्चा। यस, ओके, some are saying B, some are saying D. So let me tell you, the best position is knee chest position. Knee chest is what TET spells. Knee chest position is the best position for infants in TET spell. So let me show you the knee chest position. कैसे हम देते हैं बच्चे को? ये देखो, टेट स्पेल हुआ, बच्चा नीला पड़ा हुआ है, isn't it? जब बच्चे की नीज को चेस्ट के साथ मिला देते हैं तो बच्चा एकदम से नॉर्मल पिंक कलर उसका वापस आ जाता है। वाई? जब हम ऐसे करते हैं तो जो एक्सट्रीमिटीज का सारा ब्लड है, जो एक्सट्रीमिटीज में गया था, साइड में आर्म्स वगैरह में गया था, वो सारा वापस आ जाता है, राइट। सो इट डाइवर्ट्स द ब्लड फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज टू द मेजर ऑर्गन्स, और बच्चा ठीक फील करने लगता है। इसका यूजुअली ऑपरेट ही होता है, एज सच इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बट जब तक ऑपरेट नहीं होता है इस पोजीशन में द चाइल्ड इज गोइंग टू फील बेटर, राइट। ओके, सो फॉर infants, for particularly TET spells, the correct answer is knee chest position, right? Okay. Okay, some are saying squatting position. Why do you think squatting position? Why do you think squatting position is useful?
स्क्वेटिंग पोजीशन, सी स्क्वेटिंग पोजीशन एडल्ट्स में कुछ हद तक काम आती है, क्योंकि ये डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग को बेटर करती है, बट नॉट इन केस ऑफ इन्फेंट्स। ठीक है, इन्फेंट्स के केस में इट्स ऑलवेज नी चेस्ट पोजीशन। Rural, that is what I am explaining. Squatting position adults में diaphragmatic breathing को improve कर देती है, but it is not possible for a TET spell baby, क्योंकि इसकी physiology ही अलग है। जो reason है that is a congenital cardiac defect, उसकी वजह से हो रहा है ना TET spell, क्योंकि उसको tetralogy of Fallot है। So tetralogy of Fallot की वजह से बच्चा नीला पड़ रहा है, right? इसमें डायफ्राम का तो कोई काम ही नहीं है ना, मतलब मेन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर रेस्पिरेटरी मेन तो कॉज इज रेस्पिरेटरी, तो हम किस पे जाएंगे? तब एडल्ट्स में यूजुअली वी प्रेफर स्क्वेटिंग पोजीशन, बट इन चिल्ड्रन बिकॉज द कॉज इज द हार्ट, द कंजेनिटल डिफेक्ट इन द हार्ट, उसकी वजह से हम नी चेस्ट पोजीशन प्रेफर करते हैं। और ये फोटो भी आपको याद रहेगी, एक बार जब आप कोई फोटो देख लेते हो, इमेज देख लेते हो, दैट इज रिटेन्ड इन योर माइंड। ठीक है, ध्रुवल, इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? ओके, चलो नेक्स्ट। द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी इज डिराइव्ड फ्रॉम, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी एनाटॉमी का क्वेश्चन है। गैस्ट्रोड्यूडल आर्टरी कहाँ से आती है? गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल दोनों मिलकर कहाँ से आएगी? मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, बताइए ये कहाँ से आएगी? गैस्ट्रोड्यूडेनल। राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ग्रेट ध्रुवल, you can explain now. Mohan, Yasin has given the first answer, then Anju Rana, great, right, correct answer. Yes, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको क्वेश्चन में, अगर आपको नहीं भी एनाटॉमी आती है, गैस्ट्रिक पार्ट से भी आ रही है और ड्यूडेनल से भी आ रही है, राइट, ड्यूडेनम से भी आ रही है, तो ऑब्वियसली ये दो जुड़ रही है ना, तो कहाँ जुड़ेंगी? किसी कॉमन चीज में जुड़ेंगी। सो द आंसर इज कॉमन हेपेटिक आर्टरी, कॉमन हो जाएंगे क्योंकि दो अलग अलग दिशाओं से आ रही है। सो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि अगर दो कहीं किसी भी ऑर्गन की दो अलग अलग आ रही है, कहीं ना कहीं वो कॉमन होंगी। सो कॉमन हेपेटिक आर्टरी, और ये सप्लाई कहाँ कहाँ करती है? एनी आइडिया? किसी को पता है ये कौन कौन से ऑर्गन्स को सप्लाई करती है द कॉमन हेपेटिक आर्टरी? यस, इट सप्लाइज पैनक्रियाटिक हेड, पैनक्रियाटिक हेड को सप्लाई करती है, देन पाइलोरस, पाइलोरस ऑफ स्टमक। आप पोजीशन देखो ना कहाँ पे है, तो वो अपने आसपास के एरियाज को ही करेंगी सप्लाई। ठीक है, पाइलोरस ऑफ स्टमक, देन वी हैव proximal duodenum, then we have proximal duodenum। ठीक है, सो ये तीन जगहों को ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो है सप्लाई करती है, राइट। चलो, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The nurse explains to a mental health care technician that a client with OCD, that is obsessive compulsive behavior, is related to unconscious conflicts between id, ठीक है, id की बात हो रही है यहाँ पे, and super ego। So आपने पढ़ा होगा, there is a concept of id, ego and super ego। id, ego and super ego, ये कंसेप्ट फ्रॉइड ने हमें दिया था। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन सी थ्योरी में दिया था। ठीक है, इसमें मतलब नॉट एग्जैक्टली कौन सी थ्योरी पूछी है, बिकॉज इट वाज गिवन इन साइको एनालिटिकल थ्योरी। ठीक है, फ्रॉइड ने दिया था, बट यहाँ पे जैसे इन्होंने पूछा है कि id, ईगो एंड सुपर ईगो, ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा है इन्होंने। ओसीडी का यहाँ पे एज सच जो है मैं कहूंगी कि रोल नहीं था कुछ भी, ये बताने का मतलब एज सच कुछ नहीं था, बस उन्होंने एक एग्जांपल दे दिया ओसीडी, राइट। आप इसको साइड पे करो, मेन क्वेश्चन है id, ईगो एंड सुपर ईगो।
सो इड ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? फ्रॉइड ने। कौन सी थ्योरी में? साइको एनालिटिकल थ्योरी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, साइको एनालिटिकल थ्योरी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। पता नहीं आपको भी दिख रहा है स्क्रीन पे कि नहीं, बट डी वाज द करेक्ट आंसर। सो उन्होंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे हैव सेड कि आप यू जस्ट फोकस ऑन ओसीडी, और मेन उन्होंने पूछा है इड ईगो एंड सुपर ईगो का। सो ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, राइट? चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द NUHM will focus। पहले तो मुझे बताओ what is the full form of NUHM? What is the full form of NUHM? Yes, what is the full form of NUHM? क्या full form है NUHM? जल्दी से बताइए, what is the full form of NUHM? What is the full form of NUHM? Yes, the full form of NUHM. Yes, the full form of NUHM is National Urban Health Mission. National Urban Health Mission. ठीक है जी। नाउ जब इसका नाम ही है अर्बन हेल्थ, तो वो किनके हेल्थ के बारे में देखेंगी? ऑब्वियसली द अर्बन स्लम ड्वेलर्स, राइट? सो इस क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? अर्बन स्लम ड्वेलर्स, क्योंकि बना ही जैसे NRHM है, दैट वाज फॉर रूरल हेल्थ, वैसे ही अर्बन के लिए भी है NUHM। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, बट ये आया हुआ है रिसेंट एग्जाम्स में। Then the brain neurotransmitter serotonin is produced from, तो कौन प्रोड्यूस करता है सीरोटोनिन को? कौन प्रोड्यूस करता है? कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो प्रोड्यूस करता है सीरोटोनिन को? Yes, I'm still getting the answers for the previous question. आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए कि सेरोटोनिन जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन का, इसको प्रोड्यूस कौन करता है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। Yes, very good. Siani Roy has given the first answer and it is raphe nuclei। ठीक है, रैफ न्यूक्लियाई या रैफे, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं। एंड ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? जिन बच्चों ने इसके बारे में नहीं सुना है, रैफ न्यूक्लियाई इट इज लोकेटेड in the midline, in the midline of brain stem, brain stem। ठीक है जी, सो ब्रेन स्टेम के मिडलाइन में होता है एंड दिस रैफ न्यूक्लिया इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस व्हाट? अ न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा वाला? सीरोटोनिन। 5-HT भी बोलते हैं इसको, सीरोटोनिन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, गुड। आई एम वेरी हैप्पी यू नो दिस। मैक्सिमम ने सही बोला है। ओके, कमिंग ऑन टू आवर रिसर्च टर्म, इसको इनडायरेक्टली मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। नाउ लेट्स सी आपको ये पता चलता है कि नहीं। When the intervention is given to a research group, an independent variable is under control. Which of the following is used? So हमने क्या दी है? इंटरवेंशन दी है, और हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने अंडर कंट्रोल करा है। तो ये कौन सा एक टर्म है जो हम इसके लिए यूज करते हैं? स्टार्टिंग में भी सेशन के मैं आपको बता चुकी हूँ, जिन्होंने स्टार्टिंग से सेशन लगाया है उन्हें ये आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। Yes, Sabika has given, I think Sabika, yeah, Sabika has given a good answer. Mohad Yasin, excellent. Janvi, very good. Spandita, right.
जहां पे भी वर्ड इंटरवेंशन आता है दैट मीन्स मैनिपुलेशन। और किसको मैनिपुलेट करते हो आप? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, राइट। सो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर आप कर लेते हो दैट गिव्स अ वेरी दैट हेल्प्स इन मैनिपुलेटिंग। ठीक है, मैनिपुलेशन आप कौन से ग्रुप में करते हो जल्दी बताओ? कंट्रोल ग्रुप में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में? जल्दी बताओ। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देयर आर टू ग्रुप्स, कंट्रोल ग्रुप and experimental group दो तरह के ग्रुप्स है, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। किसमें हम मैनिपुलेशन देते हैं? किसमें, कौन से ग्रुप में हम मैनिपुलेशन करते हैं? कंट्रोल ग्रुप में करते हैं या एक्सपेरिमेंटल में? जल्दी से बताओ किस ग्रुप में? Very good, Sabita. So manipulation is not done in control group, it is done in experimental group. ये देखने के लिए कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंजेस आएंगे। क्लियर? चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर मिक्सडीमा कोमा, इसके ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगी? यस, जल्दी से बताइए, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर मिक्सडीमा कोमा? क्या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है? सो लेट मी टेल यू फर्स्ट व्हाट इज मिक्सडीमा कोमा। अगर एक किसी को नहीं पता है, इट इज अ सिवियर फॉर्म ऑफ hypothyroidism. It is a severe form of hypothyroidism, right? Yes, students have given the correct answer. Yes, so hypothyroidism है, और इसमें हम कैसे कंट्रोल करेंगे? with the help of steroids. ठीक है, so myxedema coma जब होता है we give steroids. Why? क्योंकि जो सिम्टम्स आते हैं रिलेटेड टू दी हाइपोथायराइडिज्म वो स्टेरॉइड से ही रिलीव होते हैं। ठीक है, ओके। और क्या करता है स्टेरॉइड्स? बिकॉज दे जिनमें हाइपोथायराइडिज्म होता है उनमें एक और डेफिशिएंसी या डिक्रीज होता है किसका? कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, एंड देयर इज नंबर 1 ये हो गया, एंड देयर इज TSH deficiency also. There is THS deficiency also. So इसको ठीक करने के लिए we give steroids, right? चलो next. Okay. The causative agent of hematogenous osteomyelitis is Mohit Yasin. Very good. At least you tried. I really appreciate. You have done a guesswork. Very good. Very nice. Okay. Now the next question. Causative agent of hematogenous osteomyelitis is. So see, hematogenous है blood में, ठीक है? और कौन सा ऐसा है जो ब्लड में इंफेक्शन करके ऑस्टियोमाइलाइटिस कर रहा है? So the correct answer is yes. It is Staphylococcus. Staphylococcus is a bacteria. मैंने माइक्रोबायोलॉजी के भी कुछ सेक्शंस लिए हैं, राइट? उसमें मैंने आई हैव डिस्क्राइब दीज बैक्टीरियाज इन डिटेल। सो स्टेफाइलोकोकस जो है, अगर कोई कहता है कि ब्लड में इंफेक्शन की वजह से ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ है, देन द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज नन अदर देन स्टेफाइलोकोकस, राइट? ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, बट द मोस्ट कॉमन इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड एपिडर्मिडाइटिस। ठीक है, दो इसके स्ट्रेन्स है। चलो नेक्स्ट। You are providing care to patient experiencing, क्या हो रहा है पेशेंट को? न्यूरोजेनिक शॉक है ड्यू टू एन इंजरी एट T4। क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, ठीक है? As a nurse,
You know which of the following is a patient safety priority? So T4 लेवल पे पेशेंट को इंजरी हुई हुई है, न्यूरोजेनिक शॉक में है, तो आप किस चीज से कोशिश करोगे उसे बचाने? सोचो, बहुत इजी है, इजी, अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे इट्स वेरी इजी। T4 thoracic लेवल पे है, राइट? सो thoracic level is related to, yes, it is related to spine. So आपने ऐसे पेशेंट की स्पाइन को इमोबिलाइज करके रखना है, क्योंकि पेशेंट न्यूरोजेनिक शॉक पे है और उसको T4 में, यस वेरी गुड आंसर्स आप दे रहे हैं, नाइस नाइस नाइस, ओके ठीक है, T4 में उसको प्रॉब्लम आई, राइट? बाकी सब जो है हम नहीं करेंगे इसमें, बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज। इंजरी जो है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, हमने स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, इमोबिलाइज रखना है, राइट? नहीं तो क्या होगा, और डैमेज हो जाएगी एंड उस डैमेज को रिवर्स करना विल बी मोर डिफिकल्ट। ओके चलो, see the question was very simple, उन्होंने थोड़ा सा घुमा के दिया है, so don't get confused in exam also। एक बार समझ नहीं आ रहा, 2 बार पढ़ो क्वेश्चन को, 3 बार पढ़ो, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, जो आते हैं पहले वो करो, उसके बाद आप उस क्वेश्चन में वापस आओ, राइट? चलो नेक्स्ट, ओके क्वांटिटी। नाउ यहाँ पे इन्होंने बात की है क्वांटिटी, अगर आप जानना चाहते हो HIV RNA की, तो कौन सा टेस्ट करोगे, कितनी क्वांटिटी में है वायरस एक पेशेंट के अंदर, तो कौन सा टेस्ट होगा? वेरी गुड, इट विल बी वायरल लोड। कितना वायरस है, वायरल लोड ही बताएगा ना, वायरल लोड का मतलब ये है कि कितना लोड हमारे बॉडी में डाल रहा है वो वायरस, सो वायरल लोड करेंगे, राइट? अच्छा, one more thing I want to add here is कि वायरल लोड में यूजुअली वायरल लोड में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ वायरसेस कितने हैं, राइट? वायरल लोड में हम चेक करते हैं। देन अनदर थिंग इज, एक यहाँ पे लिखा है P24 एंटीजन, सो ये क्या करता है, ये सिर्फ एंटीजन को टेस्ट करता है, HIV एंटीजन को टेस्ट करता है, राइट? बट देन अगेन क्वांटिटी नहीं करता है, हमें क्वांटिटी टेस्ट करवानी है। अलाइजा इज ऑल्सो अ गुड टेस्ट, बट वो भी सिर्फ बताएगा कि प्रेजेंट है कि नहीं, इन्फेक्शन है कि नहीं, राइट? एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है दैट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट। कभी एग्जाम में आ जाए, व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV? फॉर HIV दैट इज वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। एंड जो एलाइजा है वो सिर्फ ये बताता है इन्फेक्शन है कि नहीं, क्योंकि ये मेजर करता है एंटीबॉडीज को अगेंस्ट HIV एंटीजन, राइट? यस, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एबनॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ बॉडी, एक्सटेंशन मीन्स ऐसे हाथ फैला लिए हैं, एक्सट्रीमिटीज फैला ली है, ओके, एक्सटेंशन है बट एबनॉर्मल है और सेरिब्रल इंपेयरमेंट की वजह से है, तो हम उसे क्या कहेंगे? एक्सटेंडेड है, सेरिब्रल इंपेयरमेंट है, हम इसे कौन सा पोस्टर कहेंगे? जल्दी से बताओ, कौन सा पोस्टर कहेंगे? अगर सेरिब्रेट है तो सेरिब्रल है, वेरी नाइस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो इसकी मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा देती हूँ, डी सेरिब्रेट पोस्टरिंग एंड डी कॉर्टिकेट पोस्टरिंग, ठीक है? सो सेरिब्रेट में एक्सटेंशन हो जाती है, कॉर्टिकेट में फ्लेक्शन रहती है, ये आपने याद रखना है। और नहीं भी अगर ये याद है, देखो उन्होंने क्वेश्चन में कहा है सेरिब्रल इंपेयरमेंट है ना? सो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक्सटेंशन एंड सेरिब्रल है तो डी सेरिब्रेटल, ओके चलो नेक्स्ट। Among several complications of Paget's disease of bone, which is most closely related to serum calcium levels? So serum calcium levels से सबसे closely related कौन सी है? पेजेट डिजीज तो चलो बोन्स की है ही, बट सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी है? तो पेजेट डिजीज आप याद रखिएगा,
बेसिकली इसमें क्या है, सेल्यूलर लेवल पे रीमॉडलिंग हो जाती है बोन, रीमॉडलिंग सेल्यूलर लेवल पे देयर इज रीमॉडलिंग ऑफ बोन, ठीक है, बोन की शेप्स चेंज हो जाती है, देयर इज डिफॉर्मिटी, राइट, रीमॉडलिंग प्लस देयर इज डिफॉर्मिटी ऑल्सो इसकी बोन, ठीक है। सो पेजेट डिजीज तो ऑलरेडी है, लेकिन उसकी जो कॉम्प्लिकेशन लो कैल्शियम लेवल की वजह से आएगी वो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एंड पेजेट डिजीज में सिर्फ एक ही नहीं, एक दो, दो से ज्यादा बोन्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। ओके, यस, वेरी गुड, स्टूडेंट्स आर गिवन करेक्ट आंसर, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो सीरम कैल्शियम लेवल से रिलेटेड है because of Paget's disease, it is osteoarthritis, right? Chalo, next. Very easy question, full form of RAD. Full form of RAD. So what is the full form of RAD? What is the full form of RAD? What is the full form of RAD? जल्दी से बताइए। Very good. It is nothing but radiation absorbed dose. हम कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे रेडिएशन के काम यूज होते हैं वहां ज्यादा हम इसको हम यूज करते हैं टर्म को रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड डोज, ठीक है। क्या मतलब है कि कितनी कंसंट्रेशन में रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब हो चुकी है, राइट। चलिए नेक्स्ट। नाउ हाई मिनट वॉल्यूम कैन कॉज which of the following complication? अगर हाई मिनट वॉल्यूम शो हो रहा है तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? हाई मिनट वॉल्यूम कब शो करता है? वेंटिलेटर पे या वेंटिलेशन से रिलेटेड हाई मिनट वॉल्यूम कब होगा? यस, चलिए कब होगा? ओके, so let me tell you कि high minute volume क्या measure करता है? The amount of air entering the lung, ठीक है, lung में, and it is produced, it affects the respiratory rate. Yes, Pandita, good answer. So high minute volume जो है इसको हम total ventilation भी कहते हैं या minute ventilation या total ventilation। अगर वो ज्यादा हो रहा है, minute ventilation अगर ज्यादा है, high है, तो मीन्स द प्रेशर बढ़ गया है, ओके, प्रेशर। और प्रेशर के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? अगर प्रेशर बढ़ जाता है वी कॉल इट एज बिकॉज ऑफ बैरोट्रोमा, ठीक है। सो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या करेगा? मैं आपको एक वो बताती हूँ, इसका फॉर्मूला है मिनट रेस्पिरेशन का। मिनट रेस्पिरेशन इज रेस्पिरेटरी रेट, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, इनटू टाइडल वॉल्यूम, ठीक है जी। सो रेस्पिरेटरी रेट इनटू टाइडल वॉल्यूम होता है मिनट वॉल्यूम। अगर ये हाई हो रहा है मीन्स कहीं ना कहीं से जो है बैरोट्रोमा, बैरो मीन्स व्हाट इज बैरोट्रोमा? हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज बैरोट्रोमा? व्हाट इज बैरोट्रोमा? यस, बैरोट्रोमा इज अगर टाइडल वॉल्यूम हाई हो, अगर ये वाला हाई हो तो ये प्रेशर इंक्रीज कर देता है विच इज नोन एज बैरोट्रोमा। सो अगर टाइडल वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो बैरोट्रोमा होने के चांसेस है और हमें क्या दिखेगा डिवाइस पे? हाई मिनट वॉल्यूम। नो, some people are saying respiratory distress, नहीं बच्चे, क्योंकि जो मिनट वॉल्यूम है वो टाइडल वॉल्यूम पे, मिनट वॉल्यूम डिपेंड करता है टाइडल वॉल्यूम पे। अगर टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, एंड प्रेशर से रिलेटेड टर्म जो हम यूज करते हैं दैट इज बैरोट्रोमा। इज इट क्लियर? जल्दी से बताओ, इज इट क्लियर? और ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो ये एल्विलाई को रप्चर भी कर सकता है, देयर विल बी एल्व्यूलर रप्चर।
It can rupture the alveoli also. ठीक है? Okay. चलो next. The nurse is caring for a patient who had a myocardial infarction. कब हुआ है? 3 दिन पहले हुआ है. The nurse should assess which abnormal heart sound. 3 दिन पहले MI हुआ है. अब कौन सी हार्ट साउंड जो है वो बताएगी कि MI हुआ था. जल्दी से बताओ. Which heart sound will tell कि MI हुआ है? Yes. Tell me. जल्दी से बताओ. Which heart sound is going to tell that? आपके बहुत लेट मिल रहे हैं मुझे आंसर्स. आई डोंट नो व्हाई. यस. ओके. सो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब अगर है तो ये इंडिकेट करता है कि मायोकार्डियल इंफाक्शन हुआ था कुछ दिन पहले. राइट. सो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब इज एन इंडिकेटर. ठीक है. सो ये जितने भी MI के पेशेंट्स होते हैं उनमें थोड़े दिनों बाद पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब दिखेगा. देयर विल बी ऐसे कुछ ऐसी साउंड आएगी जैसे फ्रिक्शन होगी. ठीक है. अपने दोनों हाथों को आप ऐसे से करके देखो. जो साउंड आएगी दैट इज द साउंड ऑफ फ्रिक्शन. चलो नेक्स्ट. Pushing fluid out of the bloodstream determining overall fluid movement across the capillary wall is called. So fluid कहाँ push कर रहे हैं? Out of the bloodstream. तो इसको हम क्या कहेंगे? एक मैकेनिज्म है जो अंदर करता है ब्लड वेसल्स के अंदर लेके जाता है फ्लूइड को. लेकिन एक मैकेनिज्म है जो फ्लूइड को बाहर लेके जाता है. तो जो बाहर लेके जाता है उसको हम क्या कहेंगे? जल्दी से अपने आंसर्स बताइए. उस चीज को हम क्या कहेंगे? पुशिंग द फ्लूइड. Yes, very good. The correct answer is nothing but hydrostatic pressure. So hydrostatic pressure क्या करता है? जो कंपार्टमेंट्स हैं, है ना, it pushes the blood out of the compartment. ठीक है. So hydrostatic pressure क्या करेगा? Pushing the blood outside the compartment. और अगर blood compartment के अंदर लेकर आना है that is oncotic pressure. Osmotic pressure. That is osmotic pressure. एक होता है oncotic pressure. Oncotic pressure भी होता है. वो होता है because of proteins या albumins कह सकते हो. ठीक है. So एक होता है oncotic pressure, एक होता है osmotic pressure. Right? चलो नेक्स्ट. डिफ्यूजन तो सिंपल है. उसमें हम फ्लूइड का जो हायर कंसंट्रेशन है उससे लोअर में जाता है. बट डिफ्यूजन यूजुअली हम देखते हैं इस केस में क्योंकि देखो इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का कोई मेंशन नहीं किया गया. राइट. सो वी कांट से डिफ्यूजन. ठीक है. एंड वेसोकंस्ट्रिक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है. चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्री ऑपरेटिव ओटी. ठीक है. अगर आप ओटी में काम कर रहे हैं प्री ऑपरेटिव आपको कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं और एक पेशेंट का अपेंडेक्टमी होना है, अपेंडिक्स रिमूव करना है. हम कौन सी चीज नहीं करेंगे, कौन सी हमने नहीं करनी है वो आपने ढूंढना है. सो अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. यस, वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज अनीमा स्टैट. अनीमा अपेंडेक्टमी के पेशेंट को हम नहीं देंगे. राइट. क्यों नहीं देंगे? Why we are not going to give anemia to such patient? बहुत सिंपल आंसर है. Why we are not going to give anemia to such patient? क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ा देता है एंड देयर इज रिस्क फॉर द रप्चर ऑफ अपेंडिक्स. और अगर एक बार अपेंडिक्स रप्चर हो गया इट विल लीड टू पेरिटोनाइटिस. बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा. ठीक है. सेप्सिस, सिवियर सेप्सिस हो जाएगी. क्लियर. चलिए नेक्स्ट. Which of the following drug is used to prevent blood clotting during hemodialysis procedure? तो जब हीमोडायलिसिस करते हैं, जिन्होंने भी कोई है हमारे बीच में जिन्होंने डायलिसिस यूनिट में काम किया हो? एनीवन who is working and worked in the dialysis unit या even during student life they have worked in dialysis unit? हैंड रेज करो और राइट या तो यस टाइप कर दो या हैंड रेज करो.
किसी ने डायलिसिस यूनिट में काम किया है? आंसर तो खैर मिल ही जाएगा। आप मुझे बताइए, किसी ने डायलिसिस यूनिट में काम किया है? एनीवन? एनीवन? हम्म। ओके। अभी तक मुझे कोई नहीं मिला कि जिसने डायलिसिस यूनिट में काम किया हो। एनी हाउ, अगर आपने नहीं भी काम किया है, सी डायलिसिस प्रोसीजर में हम पूरा ब्लड जो है वो थ्रू अ डायलाइजर, एक आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, और दूसरे पोर्ट से वो वापस फिल्टर्ड ब्लड जो है वो जाता है पेशेंट को। ठीक है। ओके, स्पंदिता जानवी, वेरी गुड, यू हैव डन ग्रेट। सो हम क्यों हम क्या करते हैं उसमें, हम चाहते हैं कि ब्लड क्लॉट ना हो, तो अगर क्लॉट हो गया तो वापस पेशेंट तक आने में प्रॉब्लम करेगा, है ना। और ज्यादा से ज्यादा टाइम हम बाहर ब्लड को नहीं रख सकते हैं बॉडी पे। कोशिश होती है कि विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड वो हो जाए। सो फॉर दैट, एज अ प्रिवेंटिव मेजर, वी गिव हेपरिन, राइट। सो करेक्ट आंसर इज नथिंग बट हेपरिन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पार्थ, अगर आपने नहीं भी काम किया, नाउ यू नो इट। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन फ्रॉम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। चेन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया, मलेरिया कैसे फैलता है? ये तो बहुत आसान है, मच्छर के काटने से फैलता है, राइट। ठीक है, सो मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से फैलता है। एंड मच्छरों को हम किस कैटेगरी में करते हैं? यस, वेरी आंसर, वेरी इजी आंसर, जल्दी से बताओ। और कौन सा पर्टिकुलर मच्छर है जो करता है ये? कौन सी मॉस्किटो है? यस, इट इज फीमेल एनोफिलीज। मलेरियल पैरासाइट उसके अंदर होता है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, दे बाइट humans or man and they cause the disease. So the correct answer is man, arthropod and man. ठीक है, so man, arthropod and man is the correct answer. अगर वो किसी infected man को भी कभी blood जो है bite करती है फीमेल एनोफिलीज, it carries it and वो दूसरे पे भी ट्रांसफर हो सकता है। राइट राइट राइट, गुड। चलो नेक्स्ट। मोस्ट पोटेंशियल एजेंट, पोटेंशियल मीन्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव, ठीक है, या हम पोटेंट अगर वर्ड यूज करें, दैट इज खतरनाक, वेरी लीथल। ठीक, सो कौन सा पोटेंशियल एजेंट है जो बायो टेररिज्म कर सकता है? नाउ व्हाट इज बायो टेररिज्म? कि जो फ्यूचर में लड़ाइयां होंगी वो न्यूक्लियर वेपन एंड बंदूकें, टैंक, इन सबसे नहीं होंगी। किससे होंगी? देयर विल बी अ बायो वॉर। बायो वॉर मीन्स कि कोई ऐसा एजेंट छोड़ देंगे। यू हैव सीन द पैंडेमिक, कोविड देखा है ना, इट वाज लाइक दैट ओनली। एक तरह की बायो वॉर नहीं थी वो, कि एक वायरस छोड़ दिया एंड एवरीबडी वाज अफेक्टेड। आप गोली से बच सकते हो, आप इंजर्ड हो गए, आप बाद में ठीक हो सकते हो, बट बायो टेररिज्म इज समथिंग कि वो अगर बहुत खतरनाक है ज्यादा तो यू कांट सर्वाइव। तो किसी भी कंट्री को खत्म करना है तो उस कंट्री में अगर कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया हमें दे देते हैं, that can kill many people. So that is bioterrorism. And yes, very good, Anju Rana. And we have Surniva. Okay, nice name. Okay, so that is they have given the correct answer, which is Clostridium botulinum. So Clostridium botulinum nervous system पे इफेक्ट करता है, एंड इवन स्मॉल डोजेस में गैस्ट्रिक सिस्टम को भी करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन को भी। बट इवन आप मानोगे नहीं कि अगर 1 mg भी क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म किसी को दिया जाए, किसी कंट्री में फैलाया जाए, तो 1 million डेथ्स हो सकती है। दिस इज अ फैक्ट। ठीक है, 1 मिलीग्राम से, ठीक है, 1 ग्राम या मिलीग्राम मुझे भूल रहा है, बट या यू कैन सी कि इतना अमाउंट है कि मिलियन डेथ्स कर सकता है, इतना खतरनाक है। ठीक है, सो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। ओके, नेक्स्ट। फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, राइट। इनमें से सारे एलिमेंट्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के।
एक को छोड़कर कौन सा नहीं है? कौन बताएगा कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है इनमें से? कौन सा नहीं है? Yes, very nice. It is cost effectiveness. So cost effectiveness elements में हम नहीं करते हैं. It comes under principles of primary health care. ठीक है? So elements में हम नहीं करते हैं. Elements में हम क्या करते हैं? आप एक निमोनिक से इसको याद रख सकते हो. Elements से निमोनिक है ELEMENTS. E से है education, which is health education. Then locally endemic diseases पे focus होता है इसमें. असेंशियल ड्रग सप्लाई करते हैं. मैटरनल एंड चाइल्ड केयर पे फोकस किया जाता है. एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन मींस बच्चों के इम्यूनाइजेशन का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. दैट्स एन एलिमेंट. प्रॉपर न्यूट्रिशन, ट्रीटमेंट एंड सेफ वाटर प्रोविजन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोविजन, ये सारे ऑप्शन जो है दीज आर द एलिमेंट्स और द कंपोनेंट्स ऑफ अ प्राइमरी हेल्थ केयर. ठीक है जी. Sure. Moving on to the next one. Now, Scotch tape test. Scotch tape swab या Scotch tape test भी बोलते हैं. किस चीज के लिए हम Scotch tape test करते हैं? जल्दी से बताइए किस चीज के लिए हम ये करते हैं? क्या होता है ये Scotch tape? ये ट्रांसपेरेंट एडहेसिव मटेरियल है. ट्रांसपेरेंट टेप कह सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में. एक ट्रांसपेरेंट टेप है. क्या करते हैं इसको? क्या करते हैं इसको? हम एनल रीजन पे या एनस पे, स्पेशली बच्चों के कहते हैं ना पेट में कीड़े हैं, तो उनके हम क्या करते हैं कि हम एनस पे इसको लगा देते हैं टेप को. एंड क्या होता है जब पूरी रात आप लगे रहने देते हो तो सुबह उस टेप पे ना पिनवॉर्म, अगर बच्चे को पिनवॉर्म इन्फेक्शन है तो पिनवॉर्म के एग्स उस टेप पे चिपक जाते हैं. देन दैट टेप इज रिमूव्ड. उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए लैब में भेजा जाता है एंड उसमें क्लियरली जो सैंपल्स हैं वो देखे जा सकते हैं. ठीक है. यस, पिनवॉर्म इज द करेक्ट आंसर. टॉयलेट जाने से पहले सुबह सुबह ये उतार लेना है ताकि आपको सैंपल मिल जाए. ठीक है. सो इट इज नोन एज स्कॉच टेप टेस्ट. ओके. विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स टू बी रिस्ट्रिक्टेड? अब हमने क्या करना है, कौन सी नहीं करवानी है? पार्किंसंस डिजीज में, पार्किंसंस डिजीज का पेशेंट है, ट्रेमर्स आ रहे हैं, रिजिडिटी है, कौन सी आप ऐसी चीज है जिससे नहीं करवाओगे? पार्किंसंस, चलो मैं पहले आंसर आप बताओ फिर मैं बताती हूँ कि पार्किंसंस में क्या क्या होता है. यस, इसी से रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चंस और यहाँ पे आपको करवाऊंगी. ठीक है. कौन से टाइप के ट्रेमर्स आते हैं? एक पर्टिकुलर नाम है उन ट्रेमर्स का जो पार्किंसंस में आते हैं. कौन से टाइप के ट्रेमर्स आते हैं? एनीबडी हु नोज? क्या नाम है उन ट्रेमर्स का? यस, दोज आर नोन एज, बताइए क्या कौन से ट्रेमर्स कहते हैं उन्हें? कौन से ट्रेमर्स कहते हैं? आंसर आप सब ठीक दे रहे हैं बट देयर इज अ पर्टिकुलर वर्ड फॉर दोस. यस, वेरी गुड. पिन रोलिंग ट्रेमर्स. पिन रोलिंग ट्रेमर्स. कई बुक्स में पिल रोलिंग भी दिया है, इसमें समवन इज सेइंग पिल बट एक्चुअली इट इज पिन रोलिंग. गूगल पे भी कई जगह पिल दिया हुआ है बट इट इज पिन रोलिंग ट्रेमर्स. ठीक है. पिन रोलिंग ट्रेमर्स. वेरी नाइस, वेरी गुड. चलो, इन दिस केस सिटिंग ऑन अ बीच और अ सन ऑन अ समर डे, ये आपने बिल्कुल नहीं कराना है पार्किंसंस के पेशेंट को. व्हाई? बिकॉज वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रिगर करते हैं सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस. ठीक है. सो आपने ट्रिगर नहीं कराना है, ऐसी जगह नहीं पेशेंट को लेके जाना है कि उसके सिम्टम्स ट्रिगर कर जाए. राइट. चलो नेक्स्ट.
Identify the incorrect statement related to Mongolian spot in the newborn baby. So आपको कौन सी स्टेटमेंट बतानी है? इस बार मैंने सारे वैसे ही क्वेश्चंस रखे हैं जिन पे आपका ध्यान जाए, तो एग्जाम में प्लीज आप इसे गलत मत पढ़ लीजिएगा. इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट आपने यहाँ पे बतानी है. ठीक है जी, चलो बताओ क्या होगा. मंगोलियन स्पॉट के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो गलत है? यस. आर दे नॉर्मल और एबनॉर्मल? पहले मुझे ये बताओ, मंगोलियन स्पॉट नॉर्मल होते हैं बच्चों में या एबनॉर्मल होते हैं? वेरी गुड, दे आर नॉर्मल. दे आर नॉर्मल, हम इसे नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं. एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि दे आर इंडिकेटिव ऑफ पेरेंटल अब्यूज. नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे नील पड़ जाते हैं ना, नीला हो जाता है वो एरिया, बट नो, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ पेरेंटल अब्यूज. सिर्फ बाय बर्थ ही होते हैं. ठीक है, और अपने आप ही ये 1 साल में डिसअपियर हो जाते हैं. कैसे दिखते हैं? फ्लैट ग्रे, ब्लू, ब्लैक कलर के हो सकते हैं. और कहीं पे भी एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द डार्क स्किन्ड बेबीज ये आप देख सकते हैं. सो मंगोलियन स्पॉट्स, कभी भी पेशेंट आपके साथ पास आता है, मतलब अटेंडेंस लेकर आते हैं, तो मंगोलियन स्पॉट इज कंसिडर नॉर्मल. ठीक है, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट. नाउ RH negative mother delivers a baby. Okay, so RH negative mother है, definitely there is a risk for RH incompatibility. अभी हमें बेबी का नहीं पता है ब्लड ग्रुप. इनकम्पैटिबिलिटी. ठीक है, RH incompatibility है. अब which among the following list is more likely to be ordered for a baby? कौन सा टेस्ट हम बेबी का कराएंगे? मैंने पूछा है बेबी का कौन सा टेस्ट करवाएंगे. ठीक है, जिससे कि हमें कंफर्म हो जाएगा कि देर आर चांसेस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी. अच्छा, एक मैं यहाँ पे डाउट आपका, आई डोंट नो आपको सबको पता है कि नहीं, बट जस्ट टेल मी कि अगर मदर RH पॉजिटिव है एंड द चाइल्ड इज RH नेगेटिव, ठीक है, तो हम इस केस में हम इनकम्पैटिबिलिटी कंसिडर करते, कोई नुकसान होता है बच्चे को नेक्स्ट प्रेगनेंसी में? जल्दी से बताओ. इनकम्पैटिबिलिटी, इसके लिए हम मदर को फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो NTD देते हैं ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में नेक्स्ट बेबी को खतरा ना हो. राइट, फर्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ये नहीं वैलिड होता है. ये नहीं आप कह सकते कि इनकम्पैटिबिलिटी है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में NTD देने से बच्चा बचेगा, बट फर्स्ट प्रेगनेंसी में रिस्क नहीं होता है बच्चे को, क्योंकि इनकम्पैटिबिलिटी तब होती है जब मिक्सिंग होती है ब्लड की. तो जैसे मिक्स हुआ ब्लड, बेबी बाहर आ गया, और जो RH एंटीबॉडीज बनती हैं उन्हें बनने में कम से कम 7 से 10 दिन लगते हैं. सो वो उस बेबी के लिए खतरनाक नहीं है जो अभी डिलीवर हुआ है, लेकिन नेक्स्ट बेबी के लिए खतरा हो सकता है अगर NTD नहीं दिया जाता. राइट, यस, वेरी गुड अंजू. यस, सो RH नेगेटिव मदर है एंड द फीटस और द बेबी इज पॉजिटिव, तभी हमें खतरा ज्यादा है. ठीक है, उसी में हमें ज्यादा खतरा है. अगर मदर पॉजिटिव है देयर इज नो नीड टू वरी. राइट, चलो अब इस पे आ जाते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे. so, इसमें हम वी आर गोइंग फॉर डायरेक्ट होम टेस्ट. ठीक है, हम इसमें डायरेक्ट वाला कराएंगे. 2 तरह के होम टेस्ट हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. ठीक है, इस केस में हम बेबी का क्या करवाएंगे, हम डायरेक्ट होम टेस्ट कराएंगे, क्योंकि डायरेक्ट होम टेस्ट जो है वो हमें बताता है एंटीबॉडीज किसमें किसमें बताता है जी एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज दैट आर स्टक ऑन द रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, RBCs में एंटीबॉडीज है कि नहीं. और अगर हमें मदर का कराना है तो मदर का हम इनडायरेक्ट कराएंगे. क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टेस्ट हमें बताता है एंटीबॉडीज इन द ब्लड, और वी कैन से सीरम रादर. ठीक है,
सो अगर मदर का टूम्स टेस्ट कराना है तो इनडायरेक्ट कराइए, अगर फीटस का या बेबी का करवाना है तो डायरेक्ट टूम टेस्ट करवाइए। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शंस वैसे ही गलत है, उनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, नाउ बैग एंड मास्क वेंटिलेशन किस केस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, किसमें हमें नहीं करनी है बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। सो इनमें से किस में हम नहीं करेंगे, सिर्फ बर्थ एस्फिक्सिया है तो वो तो इंडिकेशन ही है कि हम करेंगे ही करेंगे। साइनोसिस है उसमें भी हम करेंगे। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में तो हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या, वो तो इंडिकेटेड भी नहीं है, हमें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में रेस्पिरेटरी कुछ वो ऐसा नहीं मिलेगा ना जिसकी वजह से हम मना करें या कॉन्ट्रा इंडिकेट करें, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज डायफ्राग्मेटिक हर्निया। क्यों, क्योंकि पहले से हर्निया है, जो भी आप वेंटिलेशन दोगे वो एब्डोमेन में जाना शुरू हो जाएगी, एब्डोमिनल कैविटी में जाना शुरू हो जाएगी। बच्चे का पेट फूलने या बड़े का भी पेट फूलना शुरू हो जाएगा रादर देन इन द लंग्स। क्लियर है, चलिए वेरी गुड। ठीक है, सो इट विल लीड टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, राइट। चलो वेरी नाइस, very good participation from your side. I'm happy that all of you are participating. Okay, then the next one is subacute sclerosing panencephalitis is a complication of which vaccine? So बताओ, ये बहुत इजी है, किस वैक्सीन की ये कॉम्प्लिकेशन होती है? यस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं SSP, SSPE। सो एग्जाम में आपसे SSPE ना पूछ ले तब भी मतलब यही है। ठीक है, यस, किसमें होती है? वेरी गुड, इट अकर्स इन मीजल्स। मीजल्स की एक कॉम्प्लिकेशन, मीजल वैक्सीन की एक कॉम्प्लिकेशन है। एंड यूजुअली ये कब हमें देखने को मिलती है? 7 to 10 years ऑफ लाइफ, 7 to 10 years ऑफ लाइफ में SSPE जो मीजल वैक्सीन से होता है ये देखने को मिलता है। इसमें क्या मतलब मेनली क्या है, इसमें मेंटल एबिलिटीज इफेक्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे इफ आई टॉक अबाउट मेंटल एबिलिटी, अगर हम बात करें, देयर विल बी मेमोरी चेंजेस इन द मेमोरी, देयर विल बी चेंजेस इन द थिंकिंग। ठीक है, then there will be changes in the language of the child, आपको फर्क पता चल जाएगा कि एकदम से चेंज हो रहा है, राइट। एंड देयर विल बी चेंजेस इन द जजमेंट ऑल्सो, जज नहीं कर पाएगा। 7 से 10 साल का बच्चा नॉर्मली जज कर लेता है चीजें, बट ऐसा बच्चा जिसको ये हो गया है वो नहीं कर पाएगा। सो बिहेवियरल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स दोनों आएंगे। ठीक है, बिहेवियरल एंड मेंटल दोनों इश्यूज आएंगे। Yes, चलो moving on to our next question. Formation of swelling due to stagnation of fluid in the layers of scalp beneath the grill of contact. So यहाँ क्या है, swelling है, किसकी वजह से? Fluid accumulation की वजह से scalp के नीचे। So during the birth जब स्कैल्प के नीचे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। दैट कंडीशन इज नोन एज व्हाट? दैट कंडीशन इज नोन एज व्हाट? वेरी गुड, दैट इज कैपोड सक्सीडेनम। नाउ टेल मी, कैपोड सक्सीडेनम के लिए हमें कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत है या अपने आप ठीक हो जाता है? बताओ, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत है या ये खुद ही ठीक हो जाएगा? यस यस वर्षा, इट्स डी 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 डी। ओके मोहद यसीन, यस, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, एक्सेलेंट आंसर। सो ये अपने आप हो जाता है ना। इसी से रिलेटेड एक और टर्म है
कैपुट सक्सीडेनम जैसी ही है, दैट इज सेफल हेमेटोमा। ठीक है, अब मैं उनकी ना इमेज आपको दिखा देती हूँ। सेफल हेमेटोमा और कैपुट सक्सीडेनम में ये थोड़ा डिफरेंस है, ये आपको नेट पे भी इजीली मिल जाएगी इमेज। देखो ये कुछ डिफरेंसेस है, मे बी इट्स नॉट विजिबल, जस्ट अ सेकेंड, आई शेयर माई स्क्रीन अगेन, डोंट वरी। मैं आपको थोड़ी ना इमेज उसकी ना क्लियर दिखाना चाह रही हूँ, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे यहाँ करते हैं। ओके, सो पहले इमेज देख लेते हैं एंड देन आई विल टॉक अबाउट इट। इमेज क्लियर नहीं है, सो आई थिंक आप एक बार गूगल करके देख लेना, फिर भी आई एक्सप्लेन एंड ट्राई टू एक्सप्लेन जितना होता है। सी कैपुट सक्सीडेनम में क्या हो रहा है, देयर इज अडीमा, आपको दिख रहा है अडीमा है, और यहाँ पे ब्लड, सेफल हेमेटोमा में ब्लड हो रहा है, नॉट फ्लूइड बट ब्लड। ठीक है, यस ठीक है। सो ये चीज है, ये एक डिफरेंस है, राइट। अब मैं आपको जो मेन का डिफरेंसेस है उसके एक टेबल दिखा देती हूँ। जस्ट टेल मी इफ इट इज क्लियर और नॉट, ठीक है, मुझे बता देना क्लियर है कि नहीं। टेबल दिख रहा है सबको टेबल? ओके, सो कैपुट सक्सीडेनम में क्या है, द बेसिक थिंग इन कैपुट सक्सीडेनम इज कि कैपुट सक्सीडेनम जो है वो कंडीशन है जिसमें कि लोकलाइज सॉफ्ट टिश्यू अडीमा हो रहा है। ठीक है, क्या है, लोकलाइज सॉफ्ट टिश्यू अडीमा। और इसमें क्या है, इसमें स्वेलिंग है और एक वेल डिफाइंड आउटलाइन भी है, ब्लड फील्ड है, सबसे बड़ी बात ब्लड है। ठीक है, देन ये प्रेशर से होता है, जब फीटल हेड पे प्रेशर पड़ता है, जब डिलीवरी हो रही है वजाइनल डिलीवरी, ये होता है सब पेरियोस्टियल हेमरेज। टिपिकली इट इज अ हेमरेज ओनली। ये बर्थ पे प्रेजेंट होता है, डज नॉट इंक्रीज इन साइज, ये अपीयर्स आफ्टर बर्थ एंड ये 2 to 3 days में इंक्रीज करता रहेगा। सो बच्चे का सिर अगर 2 से 3 दिन में बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, देन यू शुड सस्पेक्ट सेफल हेमेटोमा। कैपुट सक्सीडेनम में स्वेलिंग क्रॉसेस द स्यूचर लाइंस, ठीक है, स्यूचर्स लाइन को क्रॉस कर जाता है, लेकिन हियर द स्वेलिंग डज नॉट क्रॉस द स्यूचर लाइंस, राइट। ये डिसअपेयर हो जाता है अपने आप ही कुछ दिनों में। ये इसको डिसअपेयर होने के लिए बहुत सारा वक्त लगता है, हफ्ते लगते हैं, महीना लगता है, राइट। इसके कॉम्प्लिकेशंस रेयर है, बहुत रेयर है इसके कॉम्प्लिकेशंस, बट इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो सकते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में डिफेक्ट आ सकता है, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकती है, जॉन्डिस के सिम्टम्स बच्चा शो कर सकता है, राइट। सो these were the differences between the caput succedaneum and the cephal hematoma। ठीक है जी, चलो, ओके। Now our last question for this session, and tomorrow we are going to have a live doubt session, वो मैंने आपको पहले ही बताया है। So please आप अपनी queries एक दिन पहले drop कर दीजिए, so that we can discuss it in a very healthy manner और facts के basis पे। और कल भी मैं कुछ questions भी add करूंगी ताकि live doubt session में भी हम कुछ और questions discuss कर सकें, ठीक है। एंड कल का टाइम इट विल बी 5 PM, फाइन, चलो। देन वाइड गैप इन द फ्यूचर इज, क्या टर्म हम यूज करते हैं जो फ्यूचर्स के बच्चे के फीटल हेड में, फीटल हेड में अगर काफी गैप आ जाता है, फीटल हेड में अगर बच्चे के गैप आ जाता है तो हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, फीटल स्कल, यस एग्जैक्टली राइट, द आंसर इज fontanelles। कितने fontanelles होते हैं यूजुअली एट बर्थ, वैसे ही मैं पूछ रही हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, हाउ मेनी fontanelles आर देयर, ये एम्स नॉर्सेट में आई थिंक पूछा गया था, हाउ मेनी fontanelles आर देयर, यस हाउ मेनी fontanelles आर देयर,
I've got the answer. The correct answer is fontanelles. अब मुझे ये बताओ कितने नंबर में? Okay, Yasin says it's 4. Are you sure, Yasin? It's 4. बताइए, और कोई? और कोई? Anyone else? बेसिक तो हम दो जो हैं वो कॉमनेस्ट है, बट यस वी हैव 6 टाइप ऑफ fontanelles. सो वी हैव 6 टाइप्स, नॉट 4. ठीक है, 6 टाइप्स ऑफ fontanelle होते हैं, जिसमें से इंटीरियर पोस्टीरियर तो आपको पता ही है. देन देयर आर 2 विच इज पोस्टीरियोलैटरल एंड 2 एंटीरियोलैटरल. ठीक है, इंटीरियर आपको पता है, पोस्टीरियर आपको पता है, ये एक एक है. ठीक है, इसके अलावा नंबर की बात करें तो 6 है. अदरवाइज द यसीन योर आंसर वाज करेक्ट कि नाम 4 ही है. ठीक है, ओके. देन वी हैव पोस्टीरोलेटरल, ये हमारे पास 2 होते हैं. एंड सिमिलरली वी हैव एंटीरोलेटरल, ये भी 2 होते हैं. ठीक है, सो द टोटल नंबर इज 6. फाइन, ओके. जिन्होंने 2 कहा है, 2 fontanelles आर मोस्ट कॉमन, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर fontanelles, राइट? सो ये आपको पता होना चाहिए. सो विद दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑल आवर क्वेश्चंस फॉर टुडे. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए हों. अगर कोई डाउट है, कल हम लाइव डाउट सेशन में 5 बजे डिस्कस करेंगे. अभी से लेके 5 बजे तक, या अभी लेट्स सपोज अभी 12 बजे से 1-1:30 बज रहा है, 1:30 बजे से लेकर अगले 1:30 बजे तक कल के जितनी क्वेरीज आप डाल सकते हैं प्लीज डालिए, ताकि हम कल डिस्कस कर सकें. ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे. आई सी यू टुमारो एंड हैव अ ग्रेट डे. अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पूरी तैयारी कीजिए. बी हेल्दी, बी सेफ, और सिर्फ थोड़ा सा टाइम है, इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए. सो बाय बाय एंड टेक केयर.